प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सूचक व अम्लों तथा क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूचक से। सूचक जिसे इंडिकेटर करते हैं, जैसे नॉर्मली अगर हम समझाएं तो हमारे बाइक में या फिर किसी भी व्हीकल में इंडिकेटर लगे हुए होते हैं जो दिशा को बताते हैं कि यदि हमें लेफ्ट टर्न होना होता है तो हम इंडिकेटर लेफ्ट वाले को बर्न जलाते हैं, और जब हमें राइट मोड पे टर्न करना होता है तो हम राइट वाले इंडिकेटर को जलाते हैं। अब वो ये पीछे का जो इंडिकेटर है वो इंडिकेट क्या करता है, यानी कि दर्शाता क्या है। यदि पीछे हमारे गाड़ी के पीछे कोई आ रहा हो और जब वो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जलता है तो पीछे वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये पीछे मुड़ेगा, और राइट साइड में जब चलता है इंडिकेटर तो राइट मतलब पीछे के व्यक्ति को पता चल जाता है कि अब ये राइट साइड में मुड़ेगा। तो सूचक क्या है, वो भी इंडिकेटर है, बाइक का इंडिकेटर है वो। फिर लेबोरेटरी में अम्लों और क्षारों का ज्ञान कराने वाला जो पदार्थ है उसे भी सूचक ही कहते हैं। सूचक यानी कि इंडिकेटर मतलब किसी चीज के बारे में बताने वाला। जैसे हमने बाइक का इंडिकेटर के बारे में बताया कि बाइक का इंडिकेटर है वो दिशा को बताता है कि व्हीकल किधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा। ठीक ऐसे ही लेबोरेटरी में भी आता है, जैसे लिटमस पेपर ये भी एक प्रकार का सूचक है। हल्दी एक प्रकार का सूचक है, प्याज एक प्रकार का सूचक है, हमारे घर में प्रयोग होने वाले हैं ये सब। लिटमस पेपर का प्रयोग हम लैब में करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं। किस लिए करते हैं? ये लिटमस पेपर अम्ल व क्षार के बारे में बताता है कि कौन सा विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा और कौन सा विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। तो फिर से यहां से ये सूचक को हम डिफाइन कर रहे हैं। लैब में अम्लों व क्षारों की पहचान कराने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। लेबोरेटरी में अम्ल व क्षार की पहचान कराने वाला पदार्थ सूचक कहलाता है। सामान्यतः इस लिटमस पेपर को हम दो भागों में बांटे हैं, या दो प्रकार के लिटमस पेपर है। एक नीला लिटमस पेपर, दूसरा लाल लिटमस पेपर। ये दो प्रकार के जनरल लिटमस पेपर हैं, साधारण लिटमस पेपर के अंतर्गत आते हैं। एक और लिटमस पेपर है यूनिवर्सल लिटमस पेपर। तो लेबोरेटरी में प्रयोग किए जाने वाले लिटमस पेपर कुल 3 प्रकार के हो गए। एक नीला लिटमस पेपर, दूसरा लाल लिटमस पेपर और तीसरा नीला लिटमस पेपर। अब देखिए, ये यूनिवर्सल सामान्यतः हमें जनरली इन्हीं दोनों का प्रयोग करने को मिलेगा, इन्हीं दोनों का प्रयोग हम कर पाएंगे या करते भी हैं अधिकांशतः। तो ये जो लिटमस पेपर हो गए हमारे नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर, ये किस प्रकार से अम्ल और क्षार का बोध कराता है। तो ये जानिए, ये जो दोनों प्रकार के सूचक हैं ये अम्लीय व क्षारीय विलयनों को प्रदर्शित करने के लिए अपना रंग बदलते हैं। रंग कैसे बदलते हैं? जब अम्ल में नीले लिटमस पेपर को डालते हैं, अम्लीय विलयन होगा और उसमें नीले लिटमस पेपर को डालेंगे तो ये अपना रंग बदल के लाल हो जाता है, रंग बदलता है और लाल हो जाता है। अब देखिए, जब लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, क्या बोलेंगे कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, और यह अम्ल लाल वाले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं करता। ठीक ऐसे ही जब लाल लिटमस पेपर को हम क्षारीय विलयन में डालेंगे, या देखिएगा, यदि विलयन अम्लीय होगा तो वह केवल नीले लिटमस पेपर को ही लाल में बदलेगा,
यदि विलयन अम्लीय होगा तो वह लाल लिटमस पेपर पे कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक, तो यदि दो टाइप के विलयन हो गए आपका ए और बी, यदि ए सिर्फ नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है तो हम समझ लेंगे कि क्या है, ये अम्ल है या इसकी प्रकृति अम्लीय है। यदि इस ए में लाल लिटमस पेपर डाले और लाल लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं हुआ तब भी हम समझ लेंगे, ये मान लेंगे कि यह अम्लीय प्रकृति का विलयन हो सकता है, क्योंकि एक जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन विलयन, एक और विलयन है उदासीन विलयन। यदि प्रकृति के माध्यम से बांटा तो विलयन तीन प्रकार के हो जाएंगे, एक अम्लीय विलयन, दूसरा क्षारीय विलयन और तीसरा उदासीन विलयन। तो अम्लीय, ये उदासीन हो गया, दूसरा अम्लीय हो गया और तीसरा हो गया क्षारीय हो गया। तो हमने क्या कहा, यदि अम्लीय विलयन होगा तो अम्लीय विलयन केवल लिटमस पेपर को ही लाल में चेंज करेगा, यह लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। दूसरा चीज, क्षार प्रभाव देखें तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है, नीला करता है। क्या किया, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदलता है। हमने कहा कि अम्ल केवल नीले को लाल में बदलता है, लाल रंग पे कोई परिवर्तन नहीं करता। सिमिलर, क्षार केवल लाल लिटमस पेपर को नीले में बदलता है, नीले लिटमस पेपर पे कोई परिवर्तन नहीं करता। आगे, यदि विलयन उदासीन हो तो उदासीन विलयन ना ही नीले लिटमस पेपर का रंग बदलते हैं, ना ही लाल लिटमस पेपर का रंग बदलते हैं। यानी कि अगर हम उदासीन विलयनों का परिकलन मतलब जानना चाहेंगे कि कौन सा विलयन उदासीन है, कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, अम्लीय क्षारीय का परिकलन कर लिए। अम्लीय केवल नीले को लाल में बदलता है, लाल का कोई परिवर्तन नहीं करता। क्षारीय केवल लाल को नीले में बदलता है, नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं करता। उदासीन विलयन अगर होंगे तो उदासीन विलयन किसी भी लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करते। ठीक, ये क्या हुआ, सूचक वे पदार्थ हैं जो लेबोरेटरी में अम्लों को क्षार का पहचान कराते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे कि अम्लों का, हमने पीछे क्लासिफिकेशन किया था कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, अम्लों का वर्गीकरण यानी कितने प्रकार के अम्ल हैं, कितने प्रकार के क्षार हैं और कितने प्रकार के लवण हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि अम्लों की प्रकृति या उनके रासायनिक गुण के बारे में। अम्लों का रासायनिक गुण, इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको। जैसे एक इक्वेशन लिख रहे हैं, ये चलिए इनके गुणों को भी हम विभक्त करते हैं। सबसे पहला गुण इसका हम ले रहे हैं धातु के साथ अभिक्रिया। पहला गुण है क्या, धातु से क्रिया। इसमें हम सीखेंगे कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात क्या बनाते हैं। तो एक अम्ल लिए, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक और एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं H2SO4 का। हमने कहा था ये ध्यान रखना है, ये ऑक्सीजन परमाणु है, तत्व है, और ये सल्फर भी क्या है, तत्व है। तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग परमाणु हैं, इसलिए जितना बड़ा साइज सल्फर का होगा उतना ही बड़ा साइज ऑक्सीजन का होगा। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं SO4, सल्फर बड़ा हो गया ऑक्सीजन छोटा हो गया, ऐसा नहीं। सल्फर भी परमाणु अवस्था एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, इसलिए जब भी हम यहाँ H2SO4 लिखेंगे तो उसमें सल्फर व ऑक्सीजन का जो साइज है उसे बैलेंस करके बराबर करके लिखेंगे। तो ये भी एक एसिड, ये भी एक एसिड। हम इन दोनों का अभिक्रिया करा दिए जिंक से, क्योंकि जिंक एक धातु है, जिंक धातु है। यहाँ JDN पे +2 का चार्ज होता है,
चलिए चार्ज छोड़ रहे हैं। अब क्या होगा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखिए ये धातु है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन चार्ज बनाता है, धनावेश करता है। ठीक ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उपस्थित ये जो हाइड्रोजन है, हमने अम्ल की परिभाषा बताया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन त्यागते हैं। प्रोटॉन यानी कि H+ Zn+2। हमने पीछे विस्थापन अभिक्रिया में आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि सक्रियता श्रेणी में जिस धातु की सक्रियता अधिक होती है, जो अधिक पावरफुल होता है, वो कम पावरफुल एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से या उसके विलयन से या उस यौगिक से रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे ये जिंक 2-4, यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 लिख लेंगे, क्योंकि एक जिंक 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का पावर रखता है। इसलिए एक जिंक 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए हमें 2 हाइड्रोक्लोरिक अणु की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से जिंक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और 2 हाइड्रोजन है तो यह H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में, H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलता है। अब चूंकि हाइड्रोजन गैसियस है, बाहर निकलेगा, ऊपर वायुमंडल में जाएगा, इसलिए इस रो से ऊपर की तरफ नोक वाले रो से इंडिकेट करेंगे। बचा क्या, एक जिंक और 2 क्लोराइड आयन। तो एक जिंक और 2 क्लोराइड आयन ZnCl2 प्लस H2। या देखिए ये हाइड्रोजन गैस निर्मित हो रहा है, जिंक क्लोराइड लवण है, जिंक क्लोराइड एक लवण है। अगला फैक्टर इसको समझेंगे। सिमिलर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक जिंक है, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस करेगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस H2G हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, प्रोडक्ट के रूप में, को प्रोडक्ट के रूप में अभिक्रिया से बाहर निकल जाएगा। बचा क्या, Zn और यहाँ पे SO4। तो आपका दूसरा मेन प्रोडक्ट बन रहा है क्या, ZnSO4 जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड दोनों लवण है। यहां इस अभिक्रिया में पाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ अभिक्रिया करके, जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। सिमिलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि धातु के साथ जब भी कोई अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस व लवण का निर्माण करते हैं। क्या बन रहा है, लवण व हाइड्रोजन गैस। तो यहां से निष्कर्ष निकलेगा कि जब भी कोई धातु से अम्ल क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस व लवण निर्माण निर्मित होता है। इस लवण में चूंकि Zn धातु है, इसलिए इस प्रकार के लवण को धात्विक लवण कहते हैं। ये धातु है, इसलिए ऐसे लोग क्या बोलेंगे, धात्विक लवण। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज इसका हो गया, धातु के साथ रिएक्शन। दूसरा गुण हम पढ़ेंगे क्षार के साथ अभिक्रिया या क्षार से क्रिया। वैसे एक रिएक्शन के माध्यम से उदासीनीकरण प्रक्रिया में हम अम्ल और क्षार के अभिक्रिया को पढ़ लिए हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको फिर से देखेंगे। एक अम्लीय HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ये एक प्रबल अम्ल है। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक प्रबल क्षार है। क्या होगा, जब इनका रिएक्शन करेंगे तो हमने बताया था अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया है वह एक द्विक विस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन चूंकि अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन रिलीज करता है और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है। तो अम्ल के द्वारा निष्कासित प्रोटॉन क्षार के द्वारा निष्कासित हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर बनता है
H2O। देखिए यहाँ का एक H, हाइड्रोक्साइड का एक H यानी कि 2H और एक ऑक्सीजन बन गया H2O प्लस बचा क्या, यहाँ का NO3, यहाँ का सोडियम यानी कि सोडियम Na धातु हो गया और ये नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये हो गया क्या, सोडियम नाइट्रेट। ये भी क्या है, सोडियम नाइट्रेट भी क्या है, सोडियम नाइट्रेट भी एक लवण है। और क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट के साथ साथ को प्रोडक्ट के रूप में जल बन रहा है। हमने इस रिएक्शन को पहले भी समझाया है कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो कोई भी अम्ल किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, सामान्यतः क्षार लुईस न हो, लुईस क्षार के बारे में आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ तक समझिए, यदि क्षार लुईस न हो, अम्ल लुईस न हो, तो सभी प्रकार के अम्ल चाहे दुर्बल हो या प्रबल हो, वो एक दूसरे के साथ अभिक्रिया के पश्चात जल ही मुक्त करते हैं लवण के साथ। जैसे एक और हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, H2SO4 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, H2SO4 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। या देखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटॉनम 2 चरण में होता है, यानी कि 2 प्रोटॉन रिलीज करता है, 2 हाइड्रोजन निकालता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, यानी कि इसकी अम्लता 2 है, बताया गया था, अर्थात ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर बनाएगा 2 जल के अणु, यानी कि 2H2O। यहाँ ऊपर के रिएक्शन में आप देख पा रहे हो, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर बना रहा है एक H2O, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर बनाएगा 2H2O। सीधा सा है कंसेप्ट ये। प्लस क्या बचा, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे सल्फेट, तो CaSO4, कैल्शियम सल्फेट लवण है, ये आप देख रहे हो। चलो, क्षार के साथ क्या होता है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया के पश्चात लवण व जल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। 2 टॉपिक हुआ। अगले नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तीसरा प्रॉपर्टीज है धातु ऑक्साइड से क्रिया। इसके पहले क्षारक पढ़े, अब धातु ऑक्साइड क्षारक है। हमने क्षारक और क्षार में भेद बताया था। तो धातु ऑक्साइड, एक धातु ऑक्साइड ले रहे हैं हम, सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड हो गया। और इसका अम्ल का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो अम्ल के साथ रिएक्शन कर दिए, यहाँ पे H2SO4। देखिए क्या होता है, ये रिएक्शन भी क्षारक के साथ जो रिएक्शन है वो क्षार के साथ रिएक्शन के समतुल्य ही है। यहाँ पे ये अम्ल है, अम्ल का काम है प्रोटॉन देना, अम्ल प्रोटॉन देते हैं। तो यहां से निष्कासित ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये धातु ऑक्साइड में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। क्या बनेगा, H2 और O, क्या बनेगा, H2O प्लस SO4 और Na2, यानी कि Na2 और SO4, Na2 SO4, सोडियम सल्फेट लवण। ये क्या है, ये है जल। क्या हुआ, जब धातु ऑक्साइड से अम्ल का क्रिया कराते हैं, अम्ल का धातु ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, तो अम्ल से निष्कासित प्रोटॉन धातु ऑक्साइड में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल निर्मित करता है, वह लवण का निर्माण करता है। सिमिलर रिएक्शन मिल रहा है हमें क्षार के जैसे। एक और एग्जांपल हम इसका देखेंगे।
2HCl प्लस K2O पोटेशियम ऑक्साइड। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे 2HCl से दो प्रोटॉन निकलेंगे और ये दोनों प्रोटॉन K2O के एक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा H2O। बचा क्या, 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन, 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन यानी कि 2KCl। सेना नमक है ये KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी लवण है, जल है। क्या हुआ, जब धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो सामान्यतः लवण व जल का निर्माण होता है। अगले पिक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है जब अम्ल धातु ऑक्साइड धातु कार्बन से अभिक्रिया करता है। तो ये चौथा टॉपिक हमारा धातु कार्बोनेट से। धातु कार्बोनेट से क्रिया। अब हम धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया पढ़ेंगे। तो धातु कार्बन के कुछ एग्जाम्पल। धातु कार्बन का सूत्र क्या होता है, जनरल फीचर, जनरल फार्मूला MCO3। M रिप्रेजेंट करता है मेटल को और CO3 कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट यानी कि MCO3। एक चीज ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे M जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सदैव +2 होगा, क्योंकि कार्बोनेट पे हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यदि +1 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल होगा तो उसकी संख्या 2 होगी, अर्थात तब फार्मूला होगा ऐसे M2CO3। एक मेटल पे 1 धन चार्ज, 2 मेटल पे 2 धन चार्ज, क्योंकि एक CO3 पे -2 होता है। तो -2 को सेटिस्फाई करने के लिए 2 + 2 चाहिए। तो एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, क्या होगा जब धातु कार्बन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एक अम्लीय कार्बोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, H2CO3 का दुर्बल अम्ल है ये, कार्बोनिक अम्ल। MCO3 फार्मूले को सेटिस्फाई करने वाला एक कंपाउंड ले रहे हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, यहां देखिए, ये यहां पे हम कार्बोनिक एसिड नहीं लेंगे, क्योंकि कार्बोनिक एसिड देखिए, कार्बोनिक एसिड में CO3 ऑलरेडी है और CO3 यहाँ पे विनिमय अभिक्रिया नहीं होगा, इसलिए कार्बोनिक नहीं लेंगे। यहाँ पे हम दूसरा एसिड ले रहा है द्विक विनिमय अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4। चूंकि कार्बनिक जो धातु कार्बोनेट है इसमें विस्थापन अभिक्रिया चलता है और विस्थापन अभिक्रिया तभी संभव होगा जब आयन अलग अलग हो। क्या होगा, यहां अम्ल है, अम्ल का पिक्चर प्रोटॉन देना, 2 प्रोटॉन देगा। कैल्शियम हमने क्या बताया था कि द्विक विस्थापन में हमेशा 2 विपरीत आयनों के बीच में अभिक्रिया होता है। द्विक विस्थापन में हमेशा 2 विपरीत आयनों के बीच में अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पे ये धनायन +1 1 पे है, गुणे 2 कर देंगे। ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन। द्विक विस्थापन अभिक्रिया में आयन विनिमय होता है, विपरीत आयन आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या देखिए, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन इस ऋणायन के साथ संयोग करेगा, ये ऋणायन इस धनायन के साथ संयोग करेगा। तो जब ये ऋणायन इस धनायन के साथ संयोग करेगा तो बनेगा CaSO4, बनेगा CaSO4 प्लस दूसरा देखिए क्या बन रहा है, H2 और CO3। इस H2CO3 को हम किनारे लिख रहे हैं यहाँ पे, H2CO3 आयन विनिमय प्रक्रिया के पश्चात एक कार्बनिक एसिड बन रहा है। लेकिन जब भी आपको धातु कार्बन के साथ अभिक्रिया के पश्चात कार्बनिक एसिड बनता हुआ दिखाई दे तो इसको हम तोड़ के लिखते हैं ऐसे H2O प्लस CO2, क्योंकि इसी का कंबाइंड फॉर्म होता है कार्बनिक एसिड। हम इसे घर में बना सकते हैं, जैसे कि
पहले के टाइम में जब हम लोगों के पूर्वज बाबा लोग लौकी, कद्दू छत पे लगाते थे और छत पे उनमें फूल नहीं आते थे या फिर फल नहीं आता था, तो बासी पानी उनकी जड़ों में डाला जाता था। बासी पानी का क्या कंसेप्ट है? पानी को जब हम भर के रख देते हैं पूरी रात भर के लिए, पानी को जब भर के छोड़ देते हैं खुले हुए रूप में, तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आके इनिशियली थोड़े से मात्रा में घुलता है, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है उतना ही कार्बनिक एसिड का निर्माण होता है। और यह कार्बनिक एसिड फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए काम आता है। जब ये पौधों की जड़ों में पड़ता है तो कार्बनिक एसिड को पौधे ग्रहण करके इजिली ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और जितना ही अधिक ग्लूकोज का निर्माण होता है उतने ही अधिक मात्रा में बीज बनते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुल गया तो क्या क्या है इसमें? एक तो जल का मॉलिक्यूल H2O और दूसरा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए जब भी हमें कार्बनिक एसिड मिलेगा तो उसे हम तोड़ के ऐसे लिखेंगे H2O प्लस CO2। तो जो अगला प्रोडक्ट आयन विनिमय के पश्चात बन रहा है H2CO3, उसको हम रिजल्ट के रूप में ऐसे देंगे। क्या हो रहा है आपका? H2O प्लस CO2। धातु कार्बन के साथ अभिक्रिया के पश्चात हमें क्या मिला कि जब अम्ल, ये अम्ल है, जब भी अम्लों का धातु कार्बन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यही मिलेगा, एक लवण, दूसरा जल और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल से हम आपको बताएंगे अभी। देखिए क्या हो रहा है, जब अम्ल का धातु कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगले एग्जांपल को हम एक और तरीके से देखेंगे, इसे ध्यान में रखिएगा। एरस कर रहे हैं कि जब भी कार्बनिक एसिड धातु कार्बन में अभिक्रिया के पश्चात बनता हुआ दिखेगा तो हम इसे तोड़ के लिखेंगे H2CO3 को H2O प्लस CO2 के फॉर्म में लिखेंगे। एक और एग्जांपल लिए 2HCl प्लस सोडियम कार्बन Na2CO3। देखिए MCO3 का वर्ण है CaCO3, M एक है, मेटल एक है, कैल्शियम। M2CO3 का एग्जांपल हमने कर दिया Na2CO3, M मेटल की संख्या 2 है, यहां सोडियम के 2 परमाणु। क्या होगा? आयन विनिमय कर देंगे। यहाँ 2 HCl की परमाणु है, 2 प्रोटॉन देगा। यहाँ पे सोडियम के 2 परमाणु हैं, यानी कि 2 धन, एक सोडियम पे 1 धन चार्ज, तो 2 सोडियम पे 2 धन चार्ज। ऐसे कर दें 1 into 2, क्योंकि सोडियम के आयन की संख्या, परमाणु की संख्या 2 होगी। यहाँ पे पूर्ण चार्ज 2, आयन विनिमय करा दिए, 2 प्रोटॉन 2 कार्बन के साथ मिलेंगे, यही बनेगा H2CO3। कैसे लिखना है जान गए? यहां देखिए क्या है 2Cl, यहाँ पे जो संख्या होता है वो पदार्थ की संख्या का मल्टीपल होता है। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हाइड्रोजन, 1 Cl दिखा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 Cl, 2 Cl यहाँ है और 2 सोडियम यहाँ है, 2 Cl 2 सोडियम के साथ मिलकर बनाएगा 2 NaCl, 2 NaCl लवण है। जैसे कैल्शियम सल्फेट लवण है वैसे ही NaCl लवण है। और क्या बन रहा है H2CO3, तो H2CO3 को हम ऐसे लिखेंगे H2O प्लस CO2। हो गया। अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लवण, देखिए सोडियम धातु है, अधातु है, कैल्शियम धातु है, सल्फेट अधातु है, तो जिस लवण में धातु उपस्थित हो उसे कहते हैं धात्विक लवण। क्या हो रहा है? जब अम्ल कैल्शियम कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो धात्विक लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी फॉर्म में लिखेंगे आप। धातु कार्बन के साथ अभिक्रिया में क्या लिखेंगे? रिएक्शन देखिए कि अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। आगे हम पढ़ेंगे अगला फीचर 5वां, बाई कार्बन के साथ अभिक्रिया।
धातु बाइकार्बोनेट पूरा है, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, जो अभिक्रिया आपको धातु कार्बोनेट के साथ मिलेगा सेम अभिक्रिया आपको धातु बाइकार्बोनेट के साथ मिलेगा। तो बाइकार्बोनेट को देखें यहाँ पे, यही एसिड ले रहे हैं H2SO4 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट को समीकरण को बैलेंस करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु को लिए आगे क्या होगा, क्या होगा, ये धनायन ये धनायन, आयन भी हमें कर दीजिए। पहले यहां देखिए कुल हाइड्रोजन कितने हैं आपको, 2 यहां 2 यहां, 4 हाइड्रोजन और 2 CO3, यानी कि ऐसे बनेगा H2CO3 2। बैलेंस हो गया, यहाँ पे बैलेंस करते हुए दिखा रहे हैं, बैलेंस करना आप सीख लिए हैं हीट एंड ट्रायल में। 2 हाइड्रोजन यहां से प्रोटॉन रिलीज हुआ और 2 हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, कितना है बाइकार्बोनेट, 2 बाइकार्बोनेट है, 2 बाइकार्बोनेट लिए तो कुल हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ का, 2 हाइड्रोजन यहाँ का, 4 हाइड्रोजन। CO3 कितना है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो CO3 2, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 CO3 2 CO3, यानी कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल का सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 परमाणुओं के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 2 जल के अणु और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकलेंगे, बच क्या रहा है Na2SO4, लवण बन रहा है जैसे किस लवण बना था, तो बनेगा क्या Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। इससे इजी एक रिएक्शन दे रहे हैं जिसे आप आसानी से समझ सकें। जैसे HCl 1 प्रोटॉन रिलीज करता है, H2SO4 2 प्रोटॉन रिलीज करता है। HCl का जब हम 1 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पे H2SO4 में 2 प्रोटॉन है इसलिए यह 2 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। HCl में 1 प्रोटॉन है, यह 1 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इजिली रिएक्ट करके 1 जल के अणु को दे देता है। यहाँ पे 2 नहीं रिएक्ट तो समीकरण बैलेंस नहीं होता, इसलिए बैलेंस करने के लिए लिखा गया। यहाँ देखिए क्या होगा, प्रोटॉन देगा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा देंगे, बाइकार्बोनेट पे 1 ऋण चार्ज होता है और 1 प्रोटॉन पे 1 धन चार्ज होता है, Cl पे 1 ऋण चार्ज, सोडियम पे धन चार्ज। जिस प्रकार से यहाँ पे द्विक विस्थापन अभिक्रिया का नियम पालन किए, ठीक वैसे ही यहाँ भी द्विक विस्थापन अभिक्रिया के नियम के अनुसार ही अभिक्रिया को 2HCO3 यानी कि H2CO3 मतलब 1 जल का अणु 1 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, लवण कौन सा बन रहा है NaCl। देखिए ये धनायन ये ऋणायन आयन विनिमय हो गया, ये धनायन ये ऋणायन आयन विनिमय हो गया, तो एक Na 1 Cl के साथ मिलकर बनाया NaCl और ये प्रोटॉन इस बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर बना रहा है H2CO3 यानी कि H2O प्लस CO2। ये रहे अम्ल की रासायनिक गुण, धातु के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया व धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। इसको कैसे लिखेंगे, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके भी धातु कार्बोनेटों के जैसे धात्विक लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक, आगे अब हम क्षार की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे क्षार का रासायनिक गुण। सबसे पहला चीज इसके पहले फीचर में पढ़ेंगे अधात्विक ऑक्साइड।
पहला फीचर क्या है, अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्षार अधातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो एक क्षारक लिए, यहाँ पे हम क्षारक ले रहे हैं, क्षार भी पढ़ेंगे क्योंकि क्षारक ही होते हैं। एक धातु ऑक्साइड जो केवल क्षारक है, क्षार नहीं है। धातु ऑक्साइड हो गया। अब इस धातु ऑक्साइड का एक अधात्विक ऑक्साइड, देखिए ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन धातु नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे अधात्विक ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम धातु है, इसलिए धातु ऑक्साइड। तो जब क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, सीधे सीधे ये एग्जांपल है आपके एडिशन रिएक्शन का, यानी कि संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़े हैं कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब सोडियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पार्टिसिपेट करता है तो ये क्या करता है, तो बनता है Na2CO3। CO2 में इसका एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हो जाता है CO3। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए इसमें हीट भी रिलीज होता है। क्या हुआ, जब वो क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, वो इसमें हीट रिलीज होता है। कैसे लिखेंगे, अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया के क्या होता है, जब क्षारक, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड एक क्षारक है। जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण व ऊष्मा उत्पन्न होती है, लवण का निर्माण होता है। एक और एग्जांपल कर रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम डाइऑक्साइड का, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बनाएगा K2SO4। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के अगला एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या होगा, वही अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन, SO जुड़ जाएगा, बन जाएगा SO3 सोडियम सल्फाइड, बनेगा क्या, SO3 लेंगे, SO4 बनेगा। ये है एडिशन रिएक्शन का एक प्रकार से उदाहरण। चूंकि एडिशन रिएक्शन हमेशा ऊष्माक्षेपी होता है, एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए यहां सब में हीट ऐड करते हैं रिजल्ट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। क्या हुआ, धातु ऑक्साइड या क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया के जैसे बिहेव करते हैं, या ये संयोजन अभिक्रिया ही होता है जिसमें एक उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्षार का अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्षारक का व क्षार का अम्ल से क्रिया क्या होगा, दोनों पढ़े हैं। क्षारक लिए सोडियम ऑक्साइड, क्षारक लिए सोडियम ऑक्साइड, अम्ल लिए H2SO4। विस्थापन करा दीजिए। चलिए यहां पे क्षारक का क्रिया पढ़ेंगे, क्षारक का अम्ल से क्रिया। चूंकि हमने बताया था क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक धातु ऑक्साइड और दूसरा धातु हाइड्रोक्साइड। पहले धातु हाइड्रोक्साइड लिए NaOH यानी कि क्षार, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दी, आयन विनिमय अभिक्रिया पढ़ी है इस प्रकार का, बनेगा NaCl प्लस H2O। जब भी अम्ल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। दूसरा सोडियम ऑक्साइड का यदि हम HCl के साथ हीट कराएं तो क्या बनेगा, दो H2O के साथ मिलकर बनाए क्या, H2O प्लस 2NaCl, दो सोडियम दो क्लोरीन, 2NaCl। तो क्षारक चाहे किसी भी प्रकार का हो, धातु ऑक्साइड हो या धातु हाइड्रोक्साइड हो, वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सदैव लवण व जल का ही निर्माण करता है।
क्या लिखेंगे, क्षारक चाहे वह धातु ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, अम्ल के साथ हत्या के पश्चात लवण व जल का निर्माण करता है। दो फीचर हो गया। अब हम पढ़ेंगे जल में अम्ल व क्षार, जल में अम्ल व क्षार। तो यहां देखिए आर्हेनियस के अनुसार इसको पढ़ लिए हैं। जब जल में हम अम्ल डालते हैं H2 प्लस Cl प्लस H2O, तो यह अम्ल प्रोटॉन रिलीज करता है और जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस। मतलब ये HCl जल में प्रोटॉन देता है H प्लस प्लस Cl माइनस। जब भी अम्ल को जल में डालते हैं तो प्रोटॉन देता है। क्षार का देखिए, क्षार का क्या होगा, क्षार के भी बारे में पढ़े हैं कि क्षारक को जल में डालने पर वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो ये क्षार है, जल में डालने को तो ये देगा Na प्लस प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। अम्ल जल में H प्लस देते हैं, क्षार जल में OH माइनस देते हैं। अब इसे आप नोट करेंगे, जितने भी डाउट्स होंगे उसे कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे चारों तरफ हमारे परिवेश में पीएच का क्या हाल है, पीएच कितना है, जल का पीएच कितना है, वातावरण का पीएच कितना है, हमसे संबंधित जंतुओं और पौधों के पीएच कितने हैं, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।